तो चलिए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उसके अनुसंधान के बारे में भी, क्या क्या रिसर्च बायोलॉजी के जगत में किए हैं, महत्वपूर्ण रिसर्च। जैसे सबसे पहले नाम आता है वॉटसन, जेम्स वॉटसन। इनका जो रोल था, इनका जो रिसर्च का फील्ड था, जैसे जेम्स इचुई वॉटसन 1928 के आसपास की बात है। इनका अनुसंधान डीएनए की संरचना की खोज के लिए है। डीएनए जो है, जिसके बारे में हम बोलते हैं ना, डीएनए कहाँ होता भैया, कोशिका के नाभिक में, न्यूक्लियस में। तो इन्होंने क्या किया, जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर, फ्रांसिस क्रिक भी एक थे, उनके साथ मिले और दोनों मिलकर इसकी संरचना, आखिर डीएनए दिखता कैसा है, इसका बनावट कैसा है। तो यह बनावट इस प्रकार का इन्होंने बताया भैया, यही डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया कि डीएनए दो परस्पर पूरक कॉम्प्लीमेंट्री श्रृंखलाओं से मिलकर बना है ना, कॉम्प्लीमेंट्री श्रृंखला से मिलकर बना है। शर्करा, डीऑक्सी राइबोज और फॉस्फेट बारी बारी से जुड़े हुए इसमें बताया गया, और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार बेस के बारे में बताया, जिन्हें ATGC से क्या किया, इन्होंने सूचित किया। साथ में नियत युग्म AT के साथ और GC के साथ जोड़ा। ये तो बारे में बात है, मूल रूप से समझिए संरचना के बारे में। फिर अगर बात किया जाए तो संरचना क्या बात बताता है, आनुवांशिक जानकारी को सुरक्षित रखे, इस संरचना ही डिसाइड करे। अब सोच लीजिए ना, हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, सभी के पास 2 आंख 2 हाथ, हर तरह सारे ऑर्गन है, उसके बावजूद अंतर उसके व्यवहार में, उसके शक्ल सूरत में, उसके हाइट में, उसके बोली वचन में, ये कहां से अंतर आता है? तो ये संरचना के आधार पे ही होता है। डीएनए अलग कैसे होगा, डीएनए तो सब में होता है, लेकिन अलग अलग डीएनए कैसे होगा, तो उसकी संरचना से डिसाइड होगा। फिर दूसरा जो आ जाइए, फ्लेमिंग साहब के बारे में जान लीजिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये इनसे भी पहले कुछ बता कर गए थे। इनका जो है 1881 से 1955 के बीच ये इनका जीवन काल रहा है, और ये अनुसंधान जो था इनका पेनिसिलिन के बारे में खोजे थे। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन क्या होता है, 1928 में पेनिसिलिन नामक एक प्रथम एंटीबायोटिक दवा की खोज की थी। एंटीबायोटिक देखिएगा, अभी हमारी तबीयत जब खराब होती है, फीवर वगैरह आता है, डॉक्टर जब दवा लिखते हैं तो दवा के साथ, जैसे पैरासीटामोल दे दिया तो उसके साथ एंटीबायोटिक भी दे देता है। पैरासीटामोल क्या करता है, उस समय पेन से रिलीफ कर देता है, फीवर कम कर देता है, लेकिन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर शरीर में है तो उसको रोकने का काम एंटीबायोटिक करता है। तो इस एंटीबायोटिक का 50 तरह के, बहुत तरह के एंटीबायोटिक होते हैं, उसका खोज किसने किया, तो यह फ्लेमिंग महाशय का नाम जाता है। सोचिए, ये लोग अमर हो जाते हैं रिसर्च करके, है ना। अब आ जाइए, जैसे प्रथम एंटीबायोटिक का खोज कहां से किया, पेनिसिलिन से। जैसे इन्होंने पेनिसिलिन नोटाटम, फफूंद से जो है, जिसमें बैक्टीरिया नहीं बढ़े, रोग प्रभाव क्षेत्र में बैक्टीरिया, हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना बढ़े, बैक्टीरिया ना बढ़े, इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। तो बैक्टीरिया की वृद्धि हो रहा है कि नहीं, इसको रिसर्च किया, और क्या महत्व है भैया, पेनिसिलिन बैक्टीरिया संक्रमण से होने वाली बीमारी के इलाज में क्रांतिकारी साबित हुई। आधुनिक एंटीबायोटिक युग की शुरुआत हुई। इसका मतलब समझ लीजिए, फ्लेमिंग साहब का नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस में जाता है कि भैया एंटीबायोटिक की शुरुआत, खोज इन्होंने ही की, कैसे रोका जाए, समझ रहे हैं। तो इनका उपयोग जैसे निमोनिया में हो गया, टाइफाइड में हो गया, घाव के संक्रमण में हो गया, किसी चीज में भी इसका उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। अब आ जाइए मेंडल साहब, ग्रेगर मेंडल को आप कैसे भूल सकते हैं, 1828 से 1884 के बीच, कम उम्र में ही बहुत कुछ देखे गए। इन्होंने मटर से प्रयोग करके, मटर से जो है जीन के बारे में बता दिया, मटर से जीन और डीएनए के बारे में बता दिया, ठीक है। अब जो है यहां पर देख लीजिए, मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशागति के नियम की खोज की। यह भी सवाल है कि मटर को ही क्यों चुना, बाकी किसी इंसान, किसी जानवर को भी चुना जा सकता था। तो एक ऐसा है कि मटर बहुत कम समय में जो है क्या करता है कि अपना सारा परिवर्तन दिखा देता है, सारा परिवर्तन दिखा देता है, समझ रहे हैं। तो उसमें बहुत कम समय में लंबाई हो गया, कम लंबा, बड़ा लंबा, मतलब कि छोटा बड़ा जो भी हो सकता है, कलर भी चेंज करके झुर्रीदार हो गया, ये सारा कुछ परिवर्तन 2 से 3 महीने में सारा एक्सपेरिमेंट इस पे हो जाता है। बाकी दूसरे जीव पे जाते तो बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता, समझ रहे। तो ये क्या क्या खोजे हैं, पहले मेंडल प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विभाजन के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टम, ये सारा। तो आनुवांशिक का जनक हम ग्रेगर मेंडल साहब को बोलते हैं।
अब आ जाइए डार्विन साहब ने, इन्होंने पूरे विकास पद्धति के बारे में भी बताया। तो क्या है डार्विन साहब 1809 से 1882, अनुसंधान प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत करते हैं। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का मतलब प्रकृति के अनुसार हम एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट होने का मतलब क्या होता है, जैसा देखते हैं इतने बड़े बड़े जो है डायनासोर वगैरह ये सब लुप्त हो गए, है ना। फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सरवाइव कर पाएगा, जो फिट है वही सरवाइव कर पाएगा माहौल के अनुसार। जो माहौल के अनुसार है जो है मतलब कि फिट हो जाए वही सरवाइव कर जाएगा, बाकी उड़ जाएंगे, यही है। तो इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित जीवों का जीवित रहना और अधिक संतान उत्पन्न करना। यही जैसे जिराफ के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे इसके भी गर्दन पहले लंबे नहीं हुआ करता था, अब बदलते माहौल के अनुसार इसने अपने आप को बदला तो बचा हुआ है, नहीं तो डायनासोर की तरह ये भी लुप्त हो जाता। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है आज ये परिवर्तन, संघर्ष, प्राकृतिक वर्ण, अनुकूलित जीवन। तो उसके बिंदु क्या, प्रकृति में सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। जो जीव पर्यावरण के अनुसार अधिक अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी छोटे परिवर्तन में नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। ये सारी बातें बताया, समय के साथ नई प्रजाति, नए तरीके, ये सारे डार्विन ने बताया। समझ रहे हैं। तो ये चार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का काफी बड़ा रोल है बायोलॉजी में। वाटसन हो गया, फ्लेमिंग हो गया, है ना, मेंडल साहब हो गया, डार्विन हो गया। तो कैसा लगा ये सारे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी, और इसके बारे में विशेष रुचि के साथ और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा, इनसे सवाल भी आते हैं।